गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर 8 के वीडियोस और नोट्स के साथ अभी तक आगे बढ़ते चले आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है आपके साथ जनसंख्या वृद्धि वाला टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जनसंख्या घनत्व। आप सभी को जानकारी होगी, हमने जनसंख्या में कुछ टॉपिक्स आपको नोट कराए थे। जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि, दूसरा टॉपिक जनसंख्या घनत्व, तो उसकी कुछ परिभाषाएं। आज इस वीडियो में हम जो है 1977 की संशोधित जनसंख्या नीति तक के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर देंगे, यानी कि टॉपिक सेकंड, थर्ड, फोर्थ और उसके दोनों सब पार्ट्स। ये सारे टॉपिक्स जो है इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है घेरा हुआ क्षेत्र। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों की सीमित क्षमता होती है। भूमि की जो प्रत्येक इकाई है, इकाई से मतलब आप राज्य से लगा सकते हैं, किसी जिले से लगा सकते हैं। प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों की एक सीमित क्षमता होती है, यानी कि एक जिले में भी या एक घर में या एक मोहल्ले में भी रहने की लोगों की एक सीमित क्षमता होती है, उससे ज्यादा वहां नहीं भरे जा सकते। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच जो अनुपात होता है उसको समझना आवश्यक है। यानी कि जहां पर एक स्पेस तो है 10 लोगों के रहने का, लेकिन वहां रहे 15 लोग, तो इसके बीच का जो अंतर है उसे समझना आवश्यक है। आकार के बीच के अंतर को, अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या घनत्व है। यही अनुपात जनसंख्या घनत्व है। कौन सा? एक तो स्पेस और एक पीपल्स, कितने लोग रह रहे हैं भाई, कितने लोगों की वहां जगह है और कितने लोग वहां निवास कर रहे हैं, तभी तो हम वहाँ जो है कलेक्ट कर पाएंगे। सपोज करिए 100 लोगों के रहने की एक स्थान है और वहां पर 200 लोग रह रहे हैं, तो वो कंजस्टेड एरिया हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व जो है छोटा पड़ जाएगा। ठीक, जनसंख्या घनत्व है यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों, यानी कि 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग, कितने मकान, कितने लोग रह सकते हैं और वहां कितने लोग रह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं बॉम्बे की मलिन बस्ती एशिया की सबसे मलिन बस्ती है धारावी, 3 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। जनसंख्या 7 लाख से ऊपर, 3 किलोमीटर के एरिया में इतने लोग वहां निवास कर रहे हैं। बहुत कंजस्टेड है, बहुत कंजस्टेड। महाराष्ट्र की सबसे कंजस्टेड और एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है धारावी। ठीक है, तो जगह कितनी है? कुछ लाख लोगों के लिए। रह कितने रहे? 7 लाख लोग। इसी तरीके से हम देखते हैं यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों, यानी कि 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। यहाँ कितने लोगों को रहना आवश्यक है, मतलब कितने लोग यहाँ रह सकते हैं और रह कितने रहे हैं, उसके बीच का अंतर जो होता है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी कि जनसंख्या घनत्व का मतलब है उस जगह का माप, यानी कि वहां पर आवश्यकता या आप कह सकते हैं कि स्पेस तो है 10 लोगों का और रह रहे हैं 12 लोग। जनसंख्या घनत्व प्रत्येक स्थान का अलग अलग होता है, ये बात सही है। जनसंख्या घनत्व प्रत्येक स्थान का इसलिए अलग अलग हुआ क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर लोगों के रहने के स्थान तो हैं 100 लोगों के, लेकिन रह कितने रहे हैं? 10 ही रह रहे हैं, 20 ही रह रहे हैं, 25 ही रह रहे हैं, तो उनका जनसंख्या घनत्व जो है अलग रहेगा। और एक जगह ऐसी भी है कि लोगों के रहने के स्थान जो है वो कम है और रह लोग ज्यादा रहे। जैसे दिल्ली का अंदाजा लगाइए आप, दिल्ली में जगह तो है नहीं लेकिन लोग बहुत हैं। महाराष्ट्र में जगह नहीं है लेकिन लोग बहुत हैं, हवाओं में रह रहे हैं, फ्लैट बना बना के, मतलब। ठीक है, किंतु दोनों ही स्थिति में जनसंख्या घनत्व राष्ट्र के विकास में बाध्य है। दोनों ही स्थिति में, अगर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो भी और जनसंख्या घनत्व कम है तो भी। ठीक है, दोनों प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है, यानी कि जहां ज्यादा लोग रह रहे हैं वहां भी अलग होगा और जहां कम लोग रह रहे हैं, जहां जनसंख्या घनत्व कम है वहां भी अलग अलग होगा। किंतु दोनों ही स्थिति में जनसंख्या घनत्व राष्ट्र के विकास में बाधा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर दिल्ली का क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली में स्पेस तो कम है, क्षेत्रफल तो कम है, लेकिन जनसंख्या बहुत है। इधर उधर से लोग वहाँ जो रोजगार प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो लेबर क्लास के हों, तो वहां पहुंच जाते हैं और जनसंख्या घनत्व बहुत करते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि पूर्वी साइड में, जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, स्पेस बहुत है, लेकिन वहां क्यों जनसंख्या घनत्व कम है? क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं है, वहां लोग जाना पसंद
सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं, वहाँ सिर्फ टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं, घूमने फिरने लोग जाते हैं। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो है जनसंख्या घनत्व कम है। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने सार्वजनिक योजनाओं और सुविधाओं को पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि सार्वजनिक योजना, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा ये जो योजना चलाई जाती हैं सभी के लिए, भाई के राशन की व्यवस्था की जाए, सबको मिले वो उनमें, और जो आपके अन्य सुविधाएं हैं उनको पूरा करने में भारत सरकार के आगे जो है वो समस्या खड़ी होती है। ठीक, कैसे? जनगणना 2011 के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व तो 382 है। अगर 2011 की जनगणना देखें तो, जिसमें राज्य जो है उनमें बिहार सबसे ज्यादा शीर्ष पर है। बिहार राज्य सबसे शीर्ष पर है जनसंख्या घनत्व, यानी कि स्पेस छोटा, लोग बहुत, आबादी वाला देश कह सकते हैं, अति आबादी वाला देश, राज्य। अब पढ़ते हैं हम जनसंख्या नीति का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ। जनसंख्या घनत्व आप लोग समझ चुके होंगे कि कम क्षेत्र में ज्यादा लोग और ज्यादा क्षेत्र में कम लोग, उसके बीच का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसे क्या कहते हैं हम? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जनसंख्या नीति का अर्थ एवं परिभाषा। तो जनसंख्या नीति का अर्थ क्या है? जनसंख्या नीति बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए, कितने परिवार रहें, ठीक है, एक घर में मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, कितने बच्चों की, जैसे वर्तमान में भारत सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है या जो भी इस पर काम करने वाली है, वो सारी चीजें। अब इसका अर्थ और परिभाषा क्या है? पीसी जैन एक इकोनॉमिस्ट हैं, जनगणना आप इनको ये कह सकते हैं, सेंसेक्स करता है। पीसी जैन के अनुसार जनसंख्या नीति केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा विचार पूर्वक बनाई गई और क्रियान्वित की गई नीति होती है। यानी कि जनसंख्या नीति क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा पहले उस पर विचार विमर्श किया जाए और उसके बाद उसे क्रियान्वित किया जाए, ऐसी बनाई हुई नीति को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या नीति कहते हैं। जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रजनन क्षमता को घटाकर, यानी कि फर्टिलिटी रेट, यानी कि वृद्धि को रोकना, एक तरीके से आप ये रोक लीजिए, प्रजनन क्षमता को घटाकर जनसंख्या वृद्धि दर को घटाना है। ठीक है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाए और उसको क्रियान्वित करें जिससे जनसंख्या वृद्धि दर रुके, उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या नीति। दूसरा, एस चंद्रशेखर के अनुसार जनसंख्या नीति राष्ट्रीय सरकार के द्वारा देश की जनसंख्या के आकार, यानी कि राष्ट्रीय सरकार जो है केंद्र, देश की जनसंख्या के आकार यानी कि उसे कम, तथा संगठन में किसी सरकारी कानून या निर्देश के द्वारा, यानी कि कोई नियम कानून के द्वारा परिवर्तन लाने का जानबूझकर किया गया प्रयत्न है। जानबूझकर किया गया प्रयत्न है। तो ये क्या है? बात वही है, लैंग्वेज थोड़ी सी दूसरी है, बात बिल्कुल वही है। कोई सरकार जो है कोई कानून या निर्देश पारित करके जानबूझकर जो है इसको रोके किसी भी तरीके से जनसंख्या वृद्धि को। समझ गए होंगे सब लोग। जनसंख्या नीति इसकी परिभाषा, ये परिभाषाएं हैं, ये परिभाषा बेस्ट है, इसको आप लिख सकते हैं। अगर एक और पूछिए तो पीसी जैन के अलावा चंद्रशेखर की परिभाषा आप ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, यानी कि भारत सरकार की जनसंख्या नीति। इसमें 5 जनसंख्या नीति हम पढ़ेंगे, 4-5 जनसंख्या नीति जो पंचवर्षीय योजना है। आप सब जानते होंगे भारत में 1950 में जब देश में सरकारें बन गई थी तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी। ठीक है, 1951 से। तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए भारत सरकार एक पंचवर्षीय योजना तैयार करती है जिसमें उस 5 साल में होने वाले समस्त कार्यों का ब्यौरा होता है, चाहे वो जनसंख्या पर हो, चाहे वो गरीबी पर हो, चाहे वो रोजगार पर हो, चाहे वो विकास पर हो, चाहे वो उद्योग पर हो, कोई भी क्षेत्र हो, सब में 5 वर्षीय योजना के द्वारा पूरा अपना जो है एक ब्यौरा तैयार किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के एक हिस्से के रूप में, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें एक हिस्सा यानी कि 100 का 1 पार्ट, एक हिस्से के रूप में वर्ष 1951 में
एक परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यानी कि परिवारों को नियोजित कैसे किया जाए, एक परिवार में कितने सदस्य हों, कैसे उनका खान पीन चले। अभी यहाँ ये बात नहीं थी कि परिवारों को कम किया जाए, 1951 में ये बात थी कि परिवार नियोजन कैसे चले, परिवारों का नियोजन कैसे किया जाए। तो एक क्या कार्यक्रम चलाया गया जिसे हम कहते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम, 1951 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। और विश्व में प्रथम देश बन गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने वाला भारत जो है 1951 में जब उसने लागू किया तो विश्व का प्रथम देश भी बना। ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व में भारतीय जनसंख्या नीति या परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाने वाला पहला देश कौन है? भारत। जहां राज्य प्रायोजित जनसंख्या कार्यक्रम है, यानी कि राज्यों द्वारा बनाए गए, राज्यों द्वारा चलाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून है। जनसंख्या नियंत्रण क्या कह सकते हैं, अभी आप परिवार नियोजन कहें उसको, जनसंख्या नियंत्रण आगे की बात है। परिवार नियोजन के प्रति कटिबद्धता यानी कि दृढ़ संकल्पित, यानी कि पूरे तरीके से संकल्पित होना। परिवार नियोजन के प्रति कटिबद्धता की आवश्यकता 1961 की जनगणना के बाद महसूस की गई, क्योंकि 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना या सरकार जब चली थी तो देश में ऐसी स्थिति थी कि लोग तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन अकाल जैसी स्थिति, खाने पीने की चीज़ें उतनी उपयुक्त मात्रा में नहीं थी, रोजगार नहीं था, घर के परिवारों के खर्चे नहीं चल रहे थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। इसलिए धीरे धीरे 10 साल बाद ये ज़्यादा महसूस हुई कि अब परिवार नियोजन जो है पूरे तरीके से संकल्पित होकर इसको लागू करना पड़ेगा। कम लोग हों या रोजगार कैसे बढ़े, जो भी चीज़ें हैं जनगणना में के बाद महसूस हुई, जिसमें देश में अत्यधिक वृद्धि को अनुभव भी किया गया। यानी कि 1961 यानी कि सरकारों के 10 साल के बाद, यानी कि दो चुनावों के बाद आप कह सकते हैं ये अनुभव किया गया कि देश में रोजगार है नहीं, खाने पीने की व्यवस्था है नहीं है, और जो है देश की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना ऐसे ही चली, मैंने अभी आपको बताया 1951 से 1961 तक 10 साल बाद, यानी कि 2 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई 5-5 साल की। अब हम पढ़ते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट रूप से कहा गया, यानी कि 1961 के बाद 1961 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाना हमारा केंद्रीय उद्देश्य है। अब क्या किया उन्होंने, इसको एकदम अपना सेंट्रल पॉइंट बना लिया, केंद्रीय उद्देश्य बना लिया कि किसी तरीके से जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता लानी है, उसे रोकना है। अगर हम वो घटा नहीं सकते तो उसे रोको तो सही, जिसके लिए परिवार नियोजन को बड़े पैमाने पर लाना जरूरी है। अब यानी कि परिवार नियोजन को पूरे देश में लागू करना आवश्यक है, बड़े पैमाने पर। 1966 में, यानी कि अब ये चौथी पंचवर्षीय योजना की बात आ गई, 1966 में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा शहरी विकास मंत्रालय ने पूर्ण विकसित परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की। 1961 2 पंचवर्षीय योजना है, 1966 चौथी पंचवर्षीय योजना तक आगे कहानी, यानी कि 61, 62, 63, 64, 65, 66 में चौथी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 1966 में राज्य स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास यानी कि जो शहरों का विकास करते हैं, उन्होंने एक पूर्ण विकसित परिवार नियोजन विभाग की स्थापना कर दी कि भाई अब ये जो विभाग है वो परिवार नियोजन कार्यक्रम के तौर पर काम करेगा। राज्य स्तर पर गठित यह विभाग पूरी तरह स्वैच्छिक था, यानी कि अपनी इच्छा से काम करता था। इसलिए परिवार कोई भी गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग कर सकते थे, यानी कि इसके अंतर्गत जब राज्य जो है ये स्वैच्छिक स्तर पर काम कर रहे थे, अपनी इच्छा के हिसाब से काम कर रहे थे, इनमें किसी तरीके का कोई केंद्रीय हस्तक्षेप नहीं था, तो परिवार जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई भी गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग कर सकते थे। इस नीति को कैफेटेरिया दृष्टिकोण कहा गया। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये ध्यान रखिएगा, कैफेटेरिया दृष्टिकोण कहा जाता है। कैफेटेरिया दृष्टिकोण क्या है, जब परिवार नियोजन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना दोनों में से कोई भी दी जाए तो हम चौथी कहेंगे एक तरीके से, चौथी में ही भाई ये वो हुआ था 1966, चौथी मान के चलिए। 1966 में जब इस विभाग की स्थापना हो गई, उसके बाद जब केंद्र राज्य जो है अपनी इच्छा से काम करने लगे, तब जो है किसी भी तरीके से वो गर्भ निरोधक की विधि को अपनाने लगे। गर्भ निरोधक टैबलेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्भ निरोधक विधि की बात कर रहा हूँ। किसी तरीके से जो है जनसंख्या वृद्धि रोके, गर्भ निरोधक विधि,
इस विधि को जो है, इस नीति को यानी कि गर्भ निरोधक विधि को कैफेटेरिया दृष्टिकोण कहा गया। ठीक है, सन 1966 से 69 तक, यानी कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना है। 66, 67, 68, 69, 70, 5 साल चलती है। ठीक है, 66 वो चौथी हो गई 66 तक। 66 से 69 की अवधि में इसके कुछ स्पष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। इसमें कभी कभी कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में एक वर्षीय योजना भी लागू हुई। आप सब देख लीजिएगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। पंचवर्षीय योजनाओं के बाद कुछ सरकारें ऐसी बनी जिनको सिर्फ 1 साल की योजना बनाने का ही अवसर मिला, या वो सरकारें गिर गई, या वो योजना असफल हो गई, जो भी था। ठीक, चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि 3 पंचवर्षीय योजना तक उसको नियोजित किया गया। तीसरी में एक विभाग की स्थापना कराई दी गई तीसरी के बाद, और चौथी में इस कार्यक्रम को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया, उच्च प्राथमिकता पर रखा गया। तथा 5वीं पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को चौथी योजना के बराबर ही प्राथमिकता दी गई, यानी कि जो चीजें चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरी नहीं हो पाई थी या जिस स्तर पर वो काम कर रहे थे, उसको एज इट इज 5वीं पंचवर्षीय योजना में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, परिवार पंचवर्षीय योजना बराबर प्राथमिकता दी गई। इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को, इस योजना में, ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्वास्थ्य, मातृ कल्याण यानी कि माता व शिशु कल्याण तथा पोषण सेवाओं के साथ, यानी कि स्वास्थ्य, सेहत, मातृ कल्याण एवं शिशु कल्याण तथा पोषण सेवाओं के साथ एकीकृत रूप से लागू करने पर जोर दिया गया, यानी कि सारी चीजें एक साथ लागू होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी, मातृ कल्याण भी, माता कल्याण भी, शिशु कल्याण भी और उसकी पोषण सेवाओं को एक साथ लागू करने पर जोर दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ तक जो है जनसंख्या वृद्धि दर पढ़ते आ रहे हैं, या भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें हम 2 जनसंख्या नीति पढ़ेंगे अलग से। 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ठीक है, एक इसको संशोधित करने के बाद जो जनसंख्या नीति बढ़ी, और इन सब के बाद एक हम नई जनसंख्या नीति पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 2000। मैंने जो टॉपिक आपको लिखाया है 5वां 6वां टॉपिक, वो जनसंख्या नीति 2000। ठीक है, तो 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अब हम पढ़ेंगे। नोट्स आप तक पहुंच गए होंगे। इसमें देखिए, 1976 की जनसंख्या नीति की घोषणा तक परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरी तरह स्वैच्छिक था, यानी कि जैसे परिवार चाहता था, जैसे राज्य चाहते थे, वो वैसे उस काम को करते थे। भारत सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा, यानी कि उसके बाद 1976 में भारत सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा अप्रैल 1976 में की थी। इसी माह, ये जो अभी निकल के गया है आपका 2 दिन पहले, अप्रैल 1976 में की थी, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं या निम्न हैं। इसमें क्या किया गया था? अब जनसंख्या नीति कैसे रुकेगी? पहली चीज, लड़कियों की विवाह आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर तो 18 वर्ष कर दी गई, क्योंकि उसमें अब टाइम लगेगा। पहले क्या होता था, 15 साल के बच्चे हुए शादी कर दी, अब कम से कम 3 साल और खिंचेगा। तथा लड़कों की 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई। ठीक। दूसरा, गरीब परिवार को परिवार नियोजन की ओर आकर्षित करने के लिए दी जाने वाली सहायता धनराशि भी बढ़ा दी गई, यानी कि परिवार नियोजन में जो भी खर्चा होता था उसके लिए जो भारत सरकार या राज्य सरकारें जो सहायता राशि देती थी उसकी धनराशि भी बढ़ा दी गई। थोड़ा सा लालच आ गया। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया। ये 3 प्रमुख विशेषताएं थी 1976 की जनसंख्या नीति की। उसके बाद अब हम चौथा टॉपिक देखते हैं। इसका चौथा टॉपिक क्या है? चौथा पॉइंट क्या है? विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, यानी कि टीवी के द्वारा, अखबार के द्वारा स्त्री शिक्षा। अगर स्त्री शिक्षा मिल जाए, अवेयर हो जाए, तो भी बहुत बड़ा योगदान जो है हम जनसंख्या वृद्धि दर में कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि यहाँ शिक्षा थोड़ी सी कम होती है, जिसके माध्यम से जो है पीढ़ियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं। महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य को जो है नजरअंदाज करके अपनी पीढ़ी बहुत बढ़ानी पड़ती है। कुछ अशिक्षित व्यक्ति इसमें बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं, और चाहे वो स्त्री के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे देखरेख की बात हो, चाहे वो पोषण की बात हो, उन सबको वो नज़रअंदाज कर देते हैं।
तो ये विशेष रूप से करना था कि अगर स्त्री शिक्षित होगी तो वो समझ सकेगी कि उसका स्वास्थ्य किसमें ठीक है, कितने बच्चे ठीक हैं, किस तरीके से वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं, आगे की आने वाली स्थितियों में क्या होगा, सारी चीजें समझने की क्षमता उसमें होगी। नेक्स्ट, बच्चों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में जनसंख्या वृद्धि एवं उसे रोकने के उपायों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इसके बारे में पहले से जान ले और इस काम को जो पहले होता आया है उसको न करे। जैसे पहले परिवारों में आप देखते थे एक एक परिवार के 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान में क्या है, दो परिवार, अगर दो मेंबर्स हैं हस्बैंड वाइफ में, तो वो दो बच्चों के साथ खुश हैं, सफिशिएंट हैं 2 बच्चे, क्योंकि आज के दौर में 2 बच्चों के साथ जीवन यापन करना, उनकी पढ़ाई के खर्चे, ये सारी चीजें जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, 1977 की संशोधित जनसंख्या नीति, यानी कि अब इसमें संशोधन क्या किए गए थे। देखिए, सरकार ने परिवार नियोजन योजना का नाम बदल दिया, उसको क्या किया, परिवार कल्याण, क्या कर दिया, योजना का नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया। ठीक है, संशोधन इस प्रकार है, पहला, परिवार नियोजन का तरीका कौन सा और कैसे अपनाना है, स्वयं परिवार पर निर्भर है। अब तक राज्य स्वेच्छा से करता था, अब परिवार निर्धारित करे। परिवार नियोजन का तरीका कौन सा और कैसे अपनाना है, स्वयं परिवार पर निर्भर है। नेक्स्ट, इस नीति में महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाए, यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार, यहाँ पर उच्च प्राथमिकता दी जाए। नेक्स्ट, परिवार कल्याण के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने के लिए जन संपर्क के संसाधनों का प्रयोग किया है। जनसंपर्क यानी जिनसे जनता से संपर्क हो सके। ठीक है, ये 3 जो है सुझाव इसमें दिए गए थे। एज इट इज वही सुझाव हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया कड़ाई से। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग सब समझ गए होंगे कि किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हमारे यहाँ हुई, उसके लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या किया जा सकता है, कुछ सुझाव रखे गए, कुछ योजनाएं बनाई गई, कुछ विभाग तैयार किए गए। पहला विभाग 1966 में बनाया गया, स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया और पूर्ण रूप से परिवार नियोजन, जिसका नाम 1977 में परिवार नियोजन से परिवार कल्याण कर दिया गया। हर पंचवर्षीय योजना में और कुछ 1 वर्षीय योजना में भी इसको दिन प्रतिदिन और अच्छा बनाने की कोशिश भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा की गई है। अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नई जनसंख्या नीति 2000। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैंने सुना है कि आपका कोई टेस्ट जो भी होने वाला है उसकी आप अच्छे से तैयारी करें और मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें। मुझे पता नहीं चल पा रहा है सभी को कि मेरी चीज़ें आप लोगों तक समझ में आ रही हैं, आप लोगों को समझ में आ रही हैं नहीं। अगर ऐसा कोई भी पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरी चीज़ों को जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक्स दें प्लीज़। थैंक यू।